नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया कि साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए राज्य स्तर पर ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया। अभियान का लक्ष्य साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई। CER पोर्टल की सूचना के आधार पर क्षेत्राधिकार में ट्रेस किए गुमशुदा, चोरीशुदा मोबाइल बरामद कर वास्तविक मालिक को सुपुर्द करना। एंटीवायरस अभियान की अवधि के दौरान प्रतिबिंब वेबसाइट से प्राप्त 162 संदिग्ध मोबाइल नंबरों के प्रयोगकर्ताओं से विस्तृत पूछताछ, नोट तैयार कर साइबर अपराध में वांछित शिकायतों का निस्तारण किया गया तथा साइबर पोर्टल पर प्राप्त साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों का 10 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष टीम गठित कर 1000 शिकायतों को पुलिस थाना स्तर पर निस्तारण किया गया। अभियान की अवधि के दौरान पुलिस थाना सदर चूरू, सरदार शहर भानीपुरा, कोतवाली चूरू एवं भालेरी में साइबर फ्रॉड की राशि 2,02,824 रुपए परिवादियों को रिफंड कराई गई। CER पोर्टल मोबाइल IMI नंबरों की ब्लॉक रिक्वेस्ट प्राप्त हुई, जिस पर 110 मोबाइल ट्रेस कर बरामद करने के उपरांत उनके वास्तविक मालिकों को लौटाया गया तथा अन्य मोबाइल हैंडसेट जो राजस्थान के अन्य जिलों में एक्टिव, उनके लिए लगातार बरामदगी की कार्रवाई जारी है, जो शीघ्र बरामद किए जाएंगे। राजस्थान के बाहर इन राज्यों में संचालित मोबाइल हैंडसेट को बरामद करने के लिए भी प्रयास जारी है। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए है। ऑपरेशन एंटीवायरस में साइबर सेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय के कार्मिकों का सराहनीय योगदान रहा, जिसमें हेड कांस्टेबल भागीरथ, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र, हेड कांस्टेबल धर्मवीर, कांस्टेबल सत्यवान, कांस्टेबल रमाकांत, कांस्टेबल रवि, कांस्टेबल सुनील। ऑपरेशन एंटीवायरस में विभिन्न थानों में निम्न कार्मिकों का सराहनीय योगदान रहा। कांस्टेबल रामचंद्र, कांस्टेबल राकेश, कांस्टेबल लीलाधर, कांस्टेबल मुकेश पुनिया, कांस्टेबल धर्मपाल, कांस्टेबल अशोक व कांस्टेबल सूबे सिंह। कराती ऐसे कुछ आ रहे थे। एक वो कह रहा कि मेरी पूजा पाठ कराई इन्होंने, वहां पे पूजा पाठ वाले ही थे ना कहीं, तो तांत्रिक वाले, तो हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसने करा दिया कि मैं तो ठगी कर ली उसने। हमारे पुलिस मुख्यालय के निर्देश से ऑपरेशन एंटीवायरस जो है 10 जुलाई से चालू करा गया था, जो आज 31 जुलाई तक चला था, जिसके अंदर पहला बिंदु था कि हमारे जो भी मोबाइल किसी के गुम हो रखे हैं, चोरी हो रखे हैं, तो वो जो रिपोर्ट कराने का तरीका CER पोर्टल पर रिपोर्ट करा सकते हैं, या थाने पे आके भी रिपोर्ट करा सकते हैं, या साइबर पोर्टल है उस पर भी करा सकते हैं। तो लोगों ने अपनी शिकायतें कराई, उसके अंदर हमने हर थाने को निर्देश दिया गया था, और साइबर जो टीम थी हमारी साइबर सेल की चूरू में SP ऑफिस में लगी हुई, उनकी कड़ी मेहनत करके उन्होंने 110 मोबाइल जो है वो रिकवर कर लिए हैं, जिनकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है, और अभी यहाँ पे 5 लोगों को लौटा दिया, और जो जिस जगह के हैं वहाँ पे उन थानों पे जाके अपने मोबाइल उनको वापस दे दिए जाएंगे। दूसरा हमारा ये था कि जिनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो उनकी कार्रवाई जो है त्वरित तरीके से करी जाए। तो इसके अंदर अभी 14 लाख रुपए जो हैं तुरंत हमने रुकवाए, और फिर उसके बाद फ्रीज करा दिए उनके अकाउंट, और जिनके साथ फ्रॉड हुआ था उनके पैसे फिर हमने वापस दिला दिए। एक के 12 लाख रुपए चले गए थे, वो ट्रेडिंग कर रहा था कोई, उसके अंदर किसी ने उसके साथ ठगी कर ली थी, 12 लाख रुपए हमने उसके फ्रीज करा के, अब उसके कोर्ट से वो आदेश भी लिया है इस चीज का, अब उसको वापस वो पैसे कर दिए जाएंगे। और 2 लाख रुपए और भी एक के होते, टोटल 14 लाख रुपए अभी तक ठगी हुई थी पिछले 21 दिन में, उतने पैसे हमने वापस दिला दिए। और एक इस अभियान का हिस्सा था कि यहाँ पे जो नंबर आ रहे थे हमारे पास जो साइबर ठगी कर सकते थे, वो हमारा पोर्टल बना हुआ है, उसके अंदर वो लगातार दिखता रहता है कि इस जिले के अंदर इन नंबरों से ठगी हो रही, तो उन पे भी हमने कार्रवाइयां करी, और उसके अंदर भी हम लोगों को लेके आए जो जिन्होंने ये साइबर ठगी कर सकते थे, उनसे बातचीत भी करी, उनका पता भी लगाया गया। तो यहाँ पे कोई गैंग करके नहीं करते, कोई छोटी मोटी जो इन्होंने ठगी करी उनके पैसे भी वापस दिला दिए, और उनके खिलाफ हमने जो कार्रवाई करनी होती है साइबर क्राइम में वो कार्रवाई करी गई है। तो चूरू जिले के अंदर अगर कोई भी साइबर ठगी कर रहा है तो उस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है, और हमारा जो पोर्टल है उसके अंदर हम लगातार ये देखते रहते हैं कि कोई चूरू से तो कोई साइबर ठग बन नहीं रहा। जिले के सावा कस्बे नाथों की ढाणी के पास बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक छात्र सहित 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में मेघसर के सरकारी स्कूल के 30 बच्चे घायल हो गए। हादसे में 5 स्कूली छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही, जिनका प्राथमिक उपचार कर
हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार यह हादसा तब हुआ जब बच्चे शिक्षक भागूराम मेघवाल की रिटायरमेंट पार्टी में जा रहे थे। घटना में घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 बच्चों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में 50 वर्षीय अशोक मीणा व 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। हादसा नाथों की ढाणी के पास हुआ। यहाँ अचानक से कैंपर पलट गया और सभी बच्चे घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया। हादसे में 4 बच्चों की जो ज्यादा चोटें हैं, इस कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कैंपर का ड्राइवर गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे हादसा हुआ। पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है। वहीं सूचना के बाद तारानगर के स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर राहत कार्य में लग गए हैं। तो इन्हें पे फिर भी अभी आगे टाइम में चलने के बाद फोन भी आप लोग फोन तो 1 घंटे तक नहीं आएगी, तो अभी हाथ आपने फोन बुला के बच्चे अब क्या एक्सपायर एक हो जाए ना दो हेलो 2 जना बड़े भी है पूरे चाहिए में तो एक एक्स्ट्रा एक और एक तारानगर जी सर, एक सड़क हादसा हुआ है, क्या कहेंगे इस सड़क हादसे के बारे में? ये कोई नर्सरी विद्यालय में कोई सेवानिवृत्ति विदाई समारोह था, तो उसमें लोग बाग गए हुए थे, स्कूल के बच्चे भी थे। एक बोलेरो कैंपर गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट हो गई। उसकी वजह से एक वो कृष्ण कुमार मीणा 50 वर्ष की उम्र के लगभग उसकी मृत्यु हो गई, और एक कोई तारानगर के हॉस्पिटल के वहीं मृत्यु हो गई बता रहे हैं। एक राहुल नाम के लड़के को 12 वर्ष का जो है उसको हाई स्टेशन के लिए रेफर कर दिया गया, और 2 लड़के यहाँ, रौनक 11 वर्ष उम्र, मोनिका कुमारी 10 वर्ष,
ये घायल है जो यहाँ चूरू निजी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। कुल कितने लोग थे कैंपर में, कितने घायल हुए? लगभग 15 से 20 लोग थे दोनों गाड़ियों में, एक गाड़ी में, और घायल तो करीब करीब छोटा मोटा घाव सभी को हुआ है, बाकी ज़्यादा इनके लगी। कितने बच्चे हैं? ज़्यादा बच्चे हैं, बच्चों की थी वो। क्या नाम है सर आपका? अमर सिंह नाम है। तहसीलदार जी हाँ। विधायक हरलाल शारण व पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को ज्ञापन सौंपते हुए समस्या समाधान केंद्र के अध्यक्ष सत्यनारायण व्यास ने बताया कि गढ़ परिसर में सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए जगह कम होने का कारण अस्पताल को उच्च अधिकारियों ने जायजा लेकर दूसरी जगह बनाने की बात सुनने में आ रही है। इसलिए हमारा निवेदन है कि अस्पताल को गढ़ परिसर में ही बनाया जाना चाहिए। इस अवसर पर केंद्र के उपाध्यक्ष विनोद राठी, प्रमोद शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, नरेश ओझा, शिव प्रजापति, कमल शर्मा, कमल चोटी आदि उपस्थित रहे। मैं उनसे प्रशासन से ये निवेदन करूंगा कि जगह गढ़ की परिसर के अंदर जो है मंडावे वाली जी को 1993 में अलॉट की गई थी, जो टंकी बनी हुई है वहाँ तक की सारी ज़मीन अस्पताल के नीचे है। अब अस्पताल के नीचे ज़मीन है तो वो जो टंकी है उसको हटाते हुए भी हॉस्पिटल बनाया जा सकता है, उसके पीछे भी बनाया जा सकता है। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो गढ़ के अंदर कोतवाली नई बन चुकी है और पुरानी कोतवाली खाली हो चुकी है, उसमें भी हो सकता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर प्रशासन ने ऐसा मानस बनाया है तो प्रशासन को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मैं आंदोलन भी कर सकते हैं हम। आपका नाम? मेरा नाम सत्यनारायण व्यास, वार्ड नंबर 44, समस्या समाधान अध्यक्ष। पाकिस्तान से अपने प्यार के खातिर सरहद पार कर भारत आई महविश को भारत खूब पसंद आ रहा है। महविश अपने ससुराल में काफी खुश नजर आ रही है। आते ही महविश ने अपना पूरा घर संभाल लिया है। इस अजब प्रेम की गजब कहानी के मुख्य रूप से 3 किरदार हैं। पहला रहमान, दूसरा महविश और तीसरा फरीदा। फरीदा रहमान की पहली पत्नी है जो अब अपने मायके भादरा में रह रही है। वहीं महविश रहमान की दूसरी पत्नी है जो पाकिस्तान से है। रहमान की जान पहचान महविश से सोशल मीडिया के माध्यम से हुई, जिसके बाद धीरे धीरे बातें हुई और फिर कब दोनों में एक दूसरे से प्यार हो गया, ये रहमान और महविश स्वयं भी नहीं जानते होंगे। आखिरकार महविश ने अपने प्यार का इजहार रहमान से कर दिया। रहमान भी अपना दिल महविश को दे बैठा था। आगे चलकर दोनों ने पहले ऑनलाइन शादी के बंधन में बंध गए और बाद में दोनों ने मक्का में जाकर शादी कर ली। हालांकि महविश भी पहले से शादीशुदा है और महविश की पहली शादी से 2 बच्चे भी हैं। महविश ने बताया कि वह इस्लामाबाद में रहती थी, वहां उनके भाई और बहन भी रहते हैं। उसका वहां ब्यूटी पार्लर भी रहा है। उसके परिवार वाले खुद उसे बागा बॉर्डर छोड़ के गए हैं। वह यहां आकर रहमान के परिवार से मिलकर बहुत खुश है। महविश ने कहा कि शोर खुदा के बराबर होता है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। महविश ने कहा कि वह रहमान से मिलने के लिए बेकरार है, लेकिन वे अभी आ नहीं सकते। उसने कहा कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, निकाह किया है। उसने बताया कि उन्होंने पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में और फिर सऊदी अरब में निकाह किया है। वहीं रहमान की पहली पत्नी फरीदा की ओर से महविश पर पाकिस्तानी जासूस होने का आरोप लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि रहमान उनके शोहर हैं, अल्लाह ने उन्हें मिलवाया है, उनकी जोड़ी अल्लाह ने बनाई है, वह अपने प्यार के खातिर यहाँ आई है। उसने कहा कि उसे पता नहीं है कि वह कैसी है, कोई उसे आरोप लगाता है तो लगाता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बकौल महविश उसके सभी दस्तावेज पुलिस ने चेक किए हैं। रहमान की मां ने कहा कि पाकिस्तान से आई बहू ने उन्हें काफी पसंद है, वह पिछले 2 साल से उससे बात करती थी। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने इसे पसंद किया तो मैं बेटे के साथ हूं। वही रहमान की मां जैतून बानो का कहना है कि फरीदा की अपने पति रहमान के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। उसे समझाया भी था लेकिन वह नहीं मानी। उसने 12 साल में कभी दहेज का मुकदमा नहीं कराया, तो अब क्यों करवा रही है। महविश के जासूस होने के सवाल पर उन्होंने कहा यदि ये जासूस होती तो पुलिस प्रशासन उसे यहां तक आने नहीं देता। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पाकिस्तानी बहू को बेटे की तरह प्यार दूंगी। इस दौरान रहमान की मां ने कहा कि महविश बहू सुबह 5 बजे ही उठ जाती है और अपना सारा काम करती है। मैं अपनी नई बहू से बहुत खुश हूं। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं अपनी पुरानी बहू फरीदा को भी उसका हक देना चाहती हूं। यदि फरीदा यहां आना चाहे तो हमारे साथ रह सकती है, उसके बच्चों को पूरा हक उन्हें दिया जाएगा। पूरे की पूरे पुलिस की और सारे जितने भी
प्रशासनिक अधिकारी है, सब आते हैं, सारी पूछताछ करते हैं। बच्ची डॉक्यूमेंटली एकदम ओके है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल हम डेली अपडेट पुलिस स्टेशन रतन नगर को देते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर घर से बाहर बच्ची अगर पड़ोसी के घर में भी जाती है तो वो भी हम इंफॉर्मेशन पुलिस प्रशासन को देते हैं। अब रहा सवाल ये कि ये बच्ची पाकिस्तान से चल के यहाँ आई है, तो अव्वल तो ये हमारी मेहमान है, दूसरी बात ये हमारे भाई की घरवाली बन गई, तीसरी बात हमारा जो भादरा वाला मसला चल रहा है, तो भादरा वालों से भी मैं और निवेदन करूँगा कि आप लोग और इसमें इतने नेगेटिविटी में मत जाएं, क्योंकि आपका जो हक है आपके बच्चों का, ये हमारे जो बच्चे हैं उनका और आपकी बेटी का जो हक है, ये मैं कहीं नहीं खाने दूंगा इनको। इनके 1/, अली महमूद खां की जो भी संपत्ति है उसमें से इनके 2 बेटे हैं, 1/2 में जब वो बच्ची चाहे आके यहाँ पे अपनी संपत्ति का अधिकार ले सकती है, कोई वो वाली बात। सर विवाह अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इनका 2 साल से